हेलो, जय हिंद एवरीवन। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और प्रिपरेशन भी आपकी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि मैंने बताया था, हम 1000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के लिए, जो कि आपके फ़ायदेमंद होंगे एनडीए, सीडीएस, एफकेट और सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम के लिए। तो 2-3 दिन आपकी क्लासेस जो हैं वो कंटिन्यू नहीं हो पाई क्योंकि मुझे शादी में जाना था और वो काफ़ी ज़रूरी था। ठीक है, तो आज हमारी जो नेक्स्ट क्लास है यानी प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा जो 11th है उसको आज हम आगे करेंगे और लगभग जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जितने भी स्टूडेंट इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और वो देखना चाहते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और साथ में इन क्वेश्चंस को खुद भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम पे जाएं और टेलीग्राम पे जाके सर्च करें एग्जाम टॉक्स, या फिर आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां जाके टेलीग्राम जो लिंक है वहां पे जाके क्लिक करें और वहां पे पीडीएफ मिलेगी आपको अनसॉल्व और उसके बाद में सोल्व पीडीएफ इन क्वेश्चंस की। पहले तो आप खुद ट्राई करेंगे कि क्या आंसर आएगा इन क्वेश्चंस का, उसके बाद मैं एक सोल्व पीडीएफ डालूंगा जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि जितने हमने ट्राई किए हैं उनमें से कितने हमारे सही क्वेश्चन हैं सोल्व पीडीएफ के थ्रू। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 11 रहने वाला है और बिना किसी देरी के आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी क्लासेस को। तो जितने भी विद्यार्थी इस क्लासेस को देखते हैं और डिफेंस एस्पिरेंट हैं, तो अगर वीडियो अच्छी लगे, क्लासेस अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ में वीडियो को लाइक भी करें और चैनल आपका अपना है भाई, जो लाल आपका सब्सक्रिप्शन नाम लिखा है ना सब्सक्राइब, उस बटन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहें। अगर जॉब्स नोटिफिकेशन की बात करें तो वो भी आपको यहाँ पे मिलती हैं टाइम टू टाइम, जो आपकी जॉब्स निकलती हैं अलग अलग पोस्ट के लिए, जैसे चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड हो, रेलवे से हो, एसएससी से या फिर डिफेंस एग्जाम्स। तो जॉब अपडेट सारी यहाँ पे मिलती हैं और अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की कमी लगती है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर इंस्टा, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पे, कहीं भी जहां आपका मन करे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, चलो देखते हैं मेरे साथ में। ए रेजोल्यूशन फॉर इम्पीचिंग द प्रेसिडेंट कैन बी मूव्ड आफ्टर एटलीस्ट 14 डेज नोटिस साइंड बाय, कि जो एक रेजोल्यूशन यानी एक प्रस्ताव पास किया जाता है प्रेसिडेंट को हटाने के लिए, तो वो 14 डेज एडवांस नोटिस देने के बाद कितने जो मेंबर्स हैं, एटलीस्ट आपके पास कितने मेंबर्स हों ताकि आप उसका इम्पीचमेंट जो रेजोल्यूशन है वो इंट्रोड्यूस कर सकें। देखो, अगर राष्ट्रपति को हटाना हो ना, किसको, अगर प्रेसिडेंट को आप हटाना चाहते हैं तो प्रेसिडेंट को हटाने के लिए आप एक तो उसको क्या करेंगे भाई, 14 डेज का नोटिस देंगे और नोटिस देने के बावजूद भी आपके पास कुछ एक मेंबर्स होने चाहिए सपोर्ट में। तो इसमें आपको बताना कितने मेंबर्स, तो जितने भी आपके उस हाउस के मेंबर हैं उसमें से 1/4 तो कम से कम आपके पास होने चाहिए। ठीक है, 1/4 से अगर कम मेंबर हैं तो आप रेजोल्यूशन भी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते उस हाउस में। देखो, राष्ट्रपति को हटाना होना तो चाहे आप लोकसभा में रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस कराओ, चाहे आप राज्यसभा में कराओ, पर जिस भी हाउस में आप करा रहे हैं ना, उसके 1/4 मेंबर आपके साथ होने चाहिए जब आप रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर 1/4 से कम होंगे तो आप उस रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि कितने मेंबर, 1/4 मेंबर आपके साथ में होने चाहिए। अगर बात करें सेकेंड क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन में 1/4 की बात किया भाई। देखो, लोकसभा में 1/4 अलग बनेंगे। लोकसभा के अंदर 543 मेंबर्स हैं तो इनका 1/4 निकाल लो, और राज्यसभा की बात करें तो 245 एट प्रेजेंट, तो इनका 1/4 निकाल लो। अगर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करते हैं तो 245 का 1/4 और लोकसभा में इंट्रोड्यूस करते हैं तो 543 का 1/4 मेंबर आपके साथ होना चाहिए और 14 डेज एडवांस नोटिस राष्ट्रपति को देना होगा। और साथ में मुझे बताएंगे फिलहाल राष्ट्रपति हमारी भारत की कौन है, और साथ में आप मुझे ये भी बताएंगे कि जो राष्ट्रपति हैं वो कौन सी ट्राइब से बिलोंग करती हैं, कौन सी स्टेट से बिलोंग करती हैं, कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं। तो जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं तो ध्यान रखें, ये जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उनका जवाब आपको देना होगा। क्या करना होगा भाई, देना होगा। जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं कमेंट सेक्शन में जवाब दो, और ज़्यादा कुछ मैं इस पर लिखूंगा नहीं क्योंकि ये पीडीएफ आपके पास भी जानी है, तो ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई आपको समझ नहीं आएंगी। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा है द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो राष्ट्रपति के री इलेक्शंस के बारे में क्या बात करता है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट ऑन द प्रेसिडेंट री इलेक्शन टू द ऑफिस। क्या राष्ट्रपति के इलेक्शंस को, री इलेक्शंस को लेके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं कहता
या अलाउज री इलेक्शन ऑफ ए पर्सन टू द प्रेसिडेंट पोस्ट, कि क्या भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक आदमी को एक से ज़्यादा बार राष्ट्रपति बनने के लिए अलाउ करता है। यस, ये जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये है कि एक आदमी भारत का राष्ट्रपति कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स बन सकता है, पर अगर वो पहली बार बनता है तो उसकी मिनिमम एज कम से कम 35 होनी चाहिए, इंडियन होना चाहिए, वो सारी कंडीशंस हैं। पर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं री इलेक्शन की, तो भाई कितनी बार भी राष्ट्रपति बनो, भारत के अंदर कोई पाबंदी नहीं है। अब कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात आएगी है, प्रेसिडेंट की बात आ गई है, तो आप मुझे बताएंगे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे और सबसे ज़्यादा समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे हैं। इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ कोऑपरेट करके चलेंगे डेफिनेटली आपको ही बेनिफिट होगा मेरे से ज़्यादा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप टेक्स पार्ट इन द इलेक्शन, कि इनमें से कौन सा ग्रुप भारत के राष्ट्रपति के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। तो अगर भारत के राष्ट्रपति के इलेक्शंस की बात करें तो ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, नहीं भाई, ऑल मेंबर्स नहीं करते पार्टिसिपेट, आपके सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स करते हैं पार्टिसिपेट। ऑल मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये बात मुझे सही लगी। इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो इलेक्टेड मेंबर जो हैं स्टेट काउंसिल के तो नहीं करते, ठीक है। देखो भारत का जो राष्ट्रपति है उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी लोकसभा और राज्यसभा पार्टिसिपेट करती है, और साथ में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है सिर्फ वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो यानी इसमें तो यही सही है, बाकी सारे गलत हैं। तो आपका आएगा क्या, आपका आएगा 3 ओनली, तो डी आपका आंसर जो है वो सही हो जाएगा। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में कहा है, एक सेकेंड इसको इरेज कर देते हैं मेरे भाई। फोर्थ क्वेश्चन में कहा है द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द यूनियन, जो एग्जीक्यूटिव यानी कानून को लागू करने की जो अथॉरिटी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो किसको दी है, तो वो दी है भारत के राष्ट्रपति को। देखो भारत के अंदर कोई भी कानून जो बनाता है पार्लियामेंट, वो तब तक कानून नहीं माना जाता जब तक भारत का राष्ट्रपति साइन ना कर दे, और जैसे ही भारत का प्रेसिडेंट साइन करेगा तो वो जो आपका कानून बनाया गया है वो लागू हो जाता है। तो ये पावर आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसको दी है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की, तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके पास ये पावर आपकी दी गई है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चंस तो हम प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, उसके साथ में जितना हो सकता है पॉसिबल आपके जो डाउट्स हैं या एक्सप्लेनेशन है वो मैं यहाँ पे करने की कोशिश करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छे तरीके से इंडियन पॉलिटी 1000 क्वेश्चन नहीं, हम कितने भी क्वेश्चंस आए हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लें, तो वो कैसे कर सकते हैं सर, ये तो आपके 1000-1200 क्वेश्चन हैं, ये तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। अगर इनके अलावा कोई आ गया या इनसे अलग कोई क्वेश्चन आता है तो कैसे, तो उसके लिए डेफिनेटली आपको जाना पड़ेगा प्रथम कदम बैच के साथ। और प्रथम कदम बैच इतने अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। पर प्रथम कदम बैच के साथ एक चीज़ जो मुझे लगती है कि सही नहीं जा रही, वो है आपका टाइम फिक्स, क्योंकि देखो टाइम जो है वो थोड़ा सा कम रहता है, जिसकी वजह से प्रथम कदम बैच जो है वो मैं डेफिनेटली कंप्लीट करूंगा, पर उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि सुबह मेरी जो क्लासेस हैं स्कूल के अंदर, आप मान के चलो सुबह मैं 9 बजे जाता हूँ घर से और शाम के या दिन के 2:30 तक यानी 2:30 बजे तक स्कूल में। उसके बाद इंस्टीट्यूट पे मैं क्लासेस लेता हूँ एनडीए के लिए, तो वहाँ पे मुझे टाइम लगता है लगभग आप मान के चलो 5:30 बजे तक मैं वहाँ से फ्री होता हूँ, और 3 बजे से 5:30 बजे तक, यानी बीच में आधा घंटा जो मेरे को मिला उसमें मैं घर भी आता हूँ स्कूल से और खाना भी। अब 5:30 बजे के बाद जो मेरे को टाइम मिला है, ठीक है, उसमें मेरे को ये क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं और उसके बाद आपकी क्लासेस जो है वो प्रिपेयर करनी है। तो आपकी एक क्लास हो पाती है, कई बार मुझे टाइम लगता है या मैं फ्री होता हूँ, क्लास नहीं होती इंस्टीट्यूट के ऊपर, तो मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस ले आता हूँ। पर जितना हो सकेगा मेरे से मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस आपके लिए लेके आने की कोशिश करूँगा कि ये 1000 क्वेश्चन ही नहीं, इंडियन पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, एनडीए, सीडीएस, एफकेट या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आप उसको सोल्व कर पाएँ। तो मेरा प्रयास जो है ये रहेगा कि प्रथम कदम बैच एक ऐसा बैच मैं तैयार करूँ जो आपकी हर एक एग्ज़ाम के लिए हेल्प करे, और डिफेंस एग्जाम्स को तो
अच्छे से टारगेट करके चले तो वो बैच आपका डेफिनेटली कंप्लीट होगा, पर टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग सकता है। तो उसके लिए मैं आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोऑपरेट करें, और अगर आपका सपोर्ट रहा, समर्थन रहा, तो डेफिनेटली प्रथम कदम बैच जल्दी भी कंप्लीट होगा। वो डिपेंड भी करता है आपका रिस्पॉन्स क्या है, और अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं एक चीज़ स्कूल या फिर इंस्टीट्यूट जो है वो स्किप भी कर सकता हूँ आपके लिए, तो वो आप देख लेना, ठीक है। डेफिनेटली स्कूल जो है न्यू सेशन से मैं कंटिन्यू ना करूँ, और फिर हम अच्छे तरीके से इन क्लासेस के ऊपर पूरा फोकस करेंगे आफ्टर मार्च 31, और क्लासेस रेगुलर जाएंगे आपकी, अब भी जाएंगे रेगुलर, पर उसके बाद थोड़ी सी ज़्यादा क्लासेस आपका करंट अफेयर्स, उसके अलावा जीके का जो पोर्शन है सारा का सारा वो हम यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे इन एग्जाम्स के लिए। अब बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इंक्लूड ऑल द बट। देखो, भारत के राष्ट्रपति के पास लेजिस्लेटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है, ठीक है, जुडिशियल पावर है, ऑर्डिनेंस पावर है, और भी बहुत सारी जो पावर्स हैं वो भारत के राष्ट्रपति को दी गई हैं। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति की जो लेजिस्लेटिव पावर है उनमें से ये जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सी लेजिस्लेटिव पावर में नहीं आती। तो अगर हम बात करें इसके बारे में, तो इसके बारे में आपका एक जो क्वेश्चन है ये सी ऑप्शन है, ठीक है। क्या है ये? सी ऑप्शन है। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो चुकी है इसमें, तो इसको दोबारा से कर लेंगे आप। तो द पावर टू सुमन, देखो सुमन करना, और जो आपका हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो पहले सेशन होते हैं ना, उनको बुलाने का काम और उनको फर्स्ट सेशन का समाप्त करने का जो काम है वो भारत का राष्ट्रपति करता है। बिल्कुल सही बात आपकी बोली गई है। सेकंड तो ये सही है, इसमें बताना है कौन सी नहीं है इसके, इनके अलावा। द पावर टू सुमन ए जॉइंट, देखो जॉइंट्स, मान लो लोकसभा बिल पास करना चाहती है, राज्यसभा नहीं करना चाहती, तो जॉइंट सीटिंग का बुलाने का काम भी कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, ये भी ठीक है। 12 मेंबर्स ऑफ लोकसभा, देखो नॉमिनेट करता है 12 मेंबर्स लोकसभा में, ये बात गलत है, क्योंकि लोकसभा में नहीं करता, कहाँ पे करता है? राज्यसभा में भारत का भारत का राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है 12 मेंबर्स को, सॉरी। अब इसका हम आंसर लगा देते हैं सी। तो ये बात सही नहीं है, बाकी आपकी सारी सही है। अब फोर्थ देखते हैं, राइट टू एड्रेस, हर एक हाउस को एड्रेस करता है राष्ट्रपति, ये बात भी सही है। तो थर्ड आपकी सही नहीं थी, लोकसभा की जगह क्या आएगा? राज्यसभा आएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था जिसने एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया काम किया है? तो आपके वो थे एम हिदायतुल्ला। कौन थे? एम हिदायतुल्ला जो हैं वो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और इन्होंने एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी काम किया था जब ये भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और बाद में ये एम हिदायतुल्ला भारत के वाइस प्रेसिडेंट भी बने थे। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए इस क्लास से रिलेटेड, ये टॉपिक्स, ये क्वेश्चंस, तो आप इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे जाके पीडीएफ ले सकते हैं। सबसे ज़रूरी है टेलीग्राम, और इंस्टा पे आप अपने डाउट्स और डेली जो मेरे द्वारा अपडेट्स दी जाती हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। सेवंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज आर नॉट करेक्ट। देखो, भारत के राष्ट्रपति के पास पार्डनिंग पावर है, यानी क्षमा करने की पावर, और ये जो पावर है भारत के राष्ट्रपति की कि वो किसी भी आदमी की सजा माफ कर सकता है, क्षमा कर सकता है उसे। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ही हैज द पार्डनिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ ए सेंटेंस बाय कोर्ट मार्शल। मान लो कोर्ट मार्शल हो गया, यानी किसी बंदे ने आर्मी के अंदर रूल तोड़ दिए, क्या उसकी भी सजा माफ कर सकता है भारत का प्रेसिडेंट? तो ये नहीं कर सकता, ये आपकी गलत है, ठीक है, ये आपकी जो है गलत बात है, ये ऐसा नहीं कर सकता भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, ही कैन ग्रांट रिप्राइव रिस्पेक्ट इन केस ऑफ ए पनिशमेंट ऑफ एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ ऑफ द लैंड, यूनियन और स्टेट। भारत के जो कानून है, ठीक है, चाहे वो यूनियन लॉ हो चाहे स्टेट लॉ हो, ठीक है, अगर वो तोड़ता है तो उसमें भारत का राष्ट्रपति माफ कर सकता है, डेफिनेटली माफ कर सकता है भारत का राष्ट्रपति। अगर आपने भारत का कोई कानून तोड़ दिया है या आपको और कोई सजा हुई है, ही अलोन कैन पार्डन ए सेंटेंस ऑफ डेथ, आपको भाई फांसी की सजा होगी, तो यही अकेला ऐसा बंदा है जो आपकी फांसी की सजा खत्म कर सकता है, कैंसिल करवा सकता है। यानी सेकंड और थर्ड तो है ठीक, ठीक है। अब देखो सभी में दो दो ऑप्शन है, तो सेकंड और थर्ड इसी में दिया है, तो यानी ये हमारा सही होगा। फिर भी देखते हैं, हिज एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ पार्डन इज जुडिशियल रिव्यू,
क्या मान लो भारत का राष्ट्रपति किसी को क्षमा कर देता है, उसके बाद जुडिशरी इसको रिव्यू कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि जुडिशरी ने सजा देने के बाद ही तो भारत का राष्ट्रपति उसकी सजा माफ करता है। तो ये आपका नहीं होगा, यानी सेकंड और थर्ड आपका करेक्ट है। अब आते हैं एट्थ क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा करेक्ट रिस्पॉन्स है। अगर बात करें, इट इज द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू कम्युनिकेट ऑल डिसीजंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द प्रेसिडेंट व्हेनेवर ही रिक्वायर्स। देखो, जो भी मंत्री आपके डिसीजंस लेते हैं उन डिसीजंस को राष्ट्रपति तक पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री करता है। तो ये जो बात है ये मुझे बिल्कुल सही लगी, आगे हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फिर भी हम देखेंगे प्राइम मिनिस्टर ने नोट कम्युनिकेट ऑल डिसीजन टू द प्रेसिडेंट। ऐसा नहीं होता भाई, जो प्राइम मिनिस्टर डिसीजन लेता है ना वो बताने पड़ते हैं राष्ट्रपति को, हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू कम्युनिकेट। ऐसा जरूरी नहीं है या प्रेसिडेंट के ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो राष्ट्रपति के साथ डिसीजन शेयर करे, ये भी गलत है। ठीक है, करेक्ट बताना है ना। द प्रेसिडेंट कैन नॉट कंपेल द प्राइम मिनिस्टर टू गिव इन्फॉर्मेशन ही हैज। क्या प्रेसिडेंट कंपेल नहीं कर सकता? कर सकता है भाई, उसको देनी पड़ेगी इन्फॉर्मेशन, अदरवाइज वो मांग सकता है। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, बाकी आपके ऑप्शंस सही नहीं हैं। इनमें से बताना है कौन सा करेक्ट है। द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू रिमूव द प्राइम मिनिस्टर बट नॉट एनी ऑफ हिज मिनिस्टर अनलेस सो एडवाइज बाय द प्राइम मिनिस्टर। कि भाई भारत के राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो भारत के प्रधानमंत्री को हटा सके, पर वो उसके मंत्रियों को नहीं हटा सकता जब तक प्रधानमंत्री ना कहे। तो ये तो हो गया गलत, हटा सकता है। द प्रेसिडेंट हैज द पावर नाइदर टू रिमूव द प्राइम मिनिस्टर नोर एनी ऑफ हिज मिनिस्टर अनलेस द प्राइम मिनिस्टर लूजेस द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी इन लोकसभा एंड टेंडर हिज रेजिग्नेशन। भारत के राष्ट्रपति के पास ये पावर तब तक नहीं है जब तक भारत के प्रधानमंत्री के पास बहुमत ना हो और उसके मिनिस्टर्स को वो हटाना। ये बात सही है कि भारत का प्रधानमंत्री जो है उसे तभी हटाया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जब भारत के प्रधानमंत्री के पास बहुमत ना हो लोकसभा के अंदर, और तभी भारत का प्रधानमंत्री जो है रिजाइन देगा, तभी उसके मिनिस्टर्स को हटाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं हटाया जा सकता। तो लोकसभा में अगर मेजोरिटी है तो भारत का राष्ट्रपति नहीं हटा सकता प्रधानमंत्री को, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। 10th क्वेश्चन है, व्हेन चार्ज अगेंस्ट द प्रेसिडेंट इज प्रेफर्ड बाय आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय अदर हाउस। देखो, मान लो कोई चार्ज लगा दिया कि भारत के राष्ट्रपति ने ये गलत काम किया है और वो एक हाउस से दूसरे हाउस में भेजा जाता है, तो आपका क्या होगा? द प्रेसिडेंट हैज ए राइट टू अपीयर एंड टू बी रिप्रेजेंटेड एट सच इन्वेस्टिगेशन। क्या ये जरूरी है कि भारत का राष्ट्रपति वहां पर रिप्रेजेंट हो जब ऐसी इन्वेस्टिगेशन चलती है? या फिर नेक्स्ट देखते हैं, द प्रेसिडेंट हैज नो राइट टू अपीयर। क्या भारत के राष्ट्रपति के पास कोई ऐसा राइट नहीं है कि वो वहां पे जाए और देखे उसके खिलाफ क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है? तो ये भी गलत है, जा सकता है। द प्रेसिडेंट हैज ए राइट टू रिप्रेजेंटेशन बट ही डज नॉट हैव ए राइट टू पर्सनल हियरिंग। क्या भारत का राष्ट्रपति के पास ये तो अधिकार है कि वो वहां पे रिप्रेजेंट हो, पर पर्सनल हियरिंग यानी उसकी कोई सुनवाई नहीं होती? गलत है यार, सब सुनवाई होती है भारत के राष्ट्रपति की। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट की अगर बात करें, द प्रेसिडेंट हैज ए राइट टू अपीयर। भारत के राष्ट्रपति के पास ये भी पावर है कि वो उस हाउस में जाए, अपीयर हो, एंड टू बी रिप्रेजेंटेड आइदर बाय पर्सनली, या तो वो खुद रिप्रेजेंट करे अपने आप को, नहीं जी आपने जो क्राइम या जो आपने मेरे ऊपर जो एलिगेशंस लगाई हैं वो गलत हैं, और साथ में या फिर वो अपना कोई लीगल प्रैक्टिशनर यानी कोई वकील लेके जा सकते हैं। तो ये बात सही है, भारत का राष्ट्रपति जा भी सकता है, रिप्रेजेंट भी कर सकता है अपने आप को। नेक्स्ट है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड विद ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर बाय आर्टिकल 126, ही एक्सरसाइज दिस पावर। देखो, भारत के राष्ट्रपति के पास ऑर्डिनेंस पावर तो है, पर वो मेरे हिसाब से आर्टिकल नंबर 123 में है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। कब पास कर सकता है भारत का राष्ट्रपति अपनी ऑर्डिनेंस पावर का इस्तेमाल कब कर सकता है? तो जब कोई भी हाउस सेशन में ना हो तब कर सकता है। व्हेन लोकसभा इज नॉट इन सेशन एंड सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट विच रेंडर इट नेसेसरी फॉर द प्रेसिडेंट टू टेक इमीडिएट एक्शन। जब लोकसभा सेशन में ना हो और जरूरी एक्शन लेने हो। गलत बात भाई, चाहे लोकसभा और राज्यसभा जब दोनों ना हो ना, तब भारत का राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। व्हेन काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब है राज्यसभा जब सेशन में ना हो। भाई ये भी गलत है, राज्यसभा और लोकसभा जब दोनों ना हो। When both the houses of parliament are not in session, ये बात मुझे जमी भाई, जब दोनों हाउसेस आपके सेशन में नहीं है, ना बजट सेशन, ना मॉनसून सेशन, ना विंटर सेशन, और उस समय कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए और भारत के लिए कोई कानून पास करना पड़ जाए, तो उस समय भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 123 का इस्तेमाल करते हुए, ऑर्डिनेंस पावर का यूज करते हुए कोई कानून पास कर सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। who was the member of राज्यसभा when first appointed as the prime minister of India? इनमें से कौन सा व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर था जब उसको भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था?
तो यहाँ पे हम जाएंगे किसके साथ, इंदिरा गांधी जो हैं वो भारत की पहली प्रधानमंत्री थी जो लोकसभा की बजाय राज्यसभा की सदस्य थी, यानी प्रधानमंत्री बनने से पहले वो राज्यसभा की सदस्य थी और पहली ऐसी महिला थी या पहली ऐसी व्यक्ति थी अब तक, जब तक ये बनी थी उस टाइम की बात कर रहा हूँ, तो ये राज्यसभा से बिलोंग करती थी ना कि लोकसभा से। फिर बाद में ये लोकसभा से चुन के आई और बाद में ये प्रेसिडेंट बनी, सॉरी प्रधानमंत्री बनी तो लोकसभा से बनी। एक तो इंदिरा गांधी थी, दूसरा आपका मनमोहन सिंह जो है वो भी राज्यसभा से ही थे। ठीक है, 13th क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। सीडीएस 2015 का क्वेश्चन है, ध्यान में रखना भाई जितने भी प्रिपेयर कर रहे हैं सीडीएस के लिए। देखो, द स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर को अगर रिमूव करना चाहते हो लोकसभा के तो आपको इनमें से कौन सी मेजोरिटी चाहिए। ए मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ लोकसभा, क्या लोकसभा के सदस्यों की मेजोरिटी या ए मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउसेज। यार क्या करोगे, राज्यसभा का जब बंदा ही नहीं है स्पीकर, तो राज्यसभा में मेजोरिटी की क्या जरूरत है। 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है क्या टोटल मेंबर्स की लोकसभा में, या 2/3 मेजोरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर प्रेजेंट, या उस दिन प्रेजेंट हो और वोटिंग हो। तो ये नहीं भाई, ए मेंबर ऑफ ऑल द देन, जितने भी टोटल मेंबर है ना लोकसभा के, उसमें से आपके पास मेजोरिटी होनी चाहिए अगर आप रिमूव करना चाहते हैं किसको, स्पीकर ऑफ द लोकसभा को, क्योंकि लोकसभा का स्पीकर है तो देखो रेजोल्यूशन पास भी वही होगा और इंट्रोड्यूस भी वही होगा। एक घूंट पानी पी लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन आर रिस्पॉन्सिबल टू बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। मान लो कोई जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यानी आपके मंत्री हैं जैसे नितिन गडकरी है, अमित शाह है, क्या वो दोनों हाउसेज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। बताओ मुझे, क्या वो दोनों हाउसेज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो भाई वो दोनों हाउसेज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ओनली फॉर लोकसभा के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट अपॉइंट एनीवन एज यूनियन मिनिस्टर नॉट रिकमेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। क्या भारत का प्रधानमंत्री किसी भी व्यक्ति को यूनियन मिनिस्टर नहीं बना सकता जब तक भारत का प्रधानमंत्री ना कहे। ये बात मुझे सही लगी। तो भारत का प्रधानमंत्री जब कहता है ना इस बंदे को मंत्री बनाओ, तभी भारत का राष्ट्रपति उसे मंत्री बनाता है, अदरवाइज उसको मंत्री नहीं बनाता। तो आपकी सेकंड जो है वो सही होगी। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं भाई क्वेश्चंस को करने की। इन इंडिया द पावर टू प्रोम्युलेगेट ऑर्डिनेंस लाइव विद द प्रेसिडेंट ओनली। क्या ऑर्डिनेंस को प्रोम्युलेगेट या खत्म करने की पावर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के अंदर है। तो ये बात मुझे आपकी क्या लगी, सही लगी या गलत लगी। तो ये बात मुझे लगी भाई गलत। ठीक है, ये पावर किसके पास है, ये पावर होती है पार्लियामेंट के पास। ठीक है, किसके पास होती है, पार्लियामेंट के पास। उसके बाद नेक्स्ट है, द पावर टू डिक्लेयर इमरजेंसी इन स्टेट इन इंडिया लाइज विद द प्रेसिडेंट ओनली। क्या भारत के अंदर जो स्टेट के अंदर इमरजेंसी लगाने की पावर सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। तो ये बात मुझे सही लगी। देखो राष्ट्रपति के पास ही है अगर स्टेट में इमरजेंसी लगानी है तो, क्योंकि जो स्टेट इमरजेंसी है उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, तो देखो प्रेसिडेंट रूल है तो यानी प्रेसिडेंट वहां पे इमरजेंसी लगा सकता है और ये पावर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। और वैसे भी देखो तीनों टाइप की जो इमरजेंसी लगाई जाती हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही लगाई जाती हैं, उसके पास ये पावर है। अब आते हैं 16 क्वेश्चन पे। तो भाई 16 क्वेश्चन में कहा है, व्हेन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट ही सीजेस टू परफॉर्म द फंक्शन। देखो जब भारत का वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का काम करता है तो उसके जो फंक्शंस हैं एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वो कौन परफॉर्म करेगा। The President of India can promulgate ordinance at any time except when both the houses of। अच्छा, एक स्टेटमेंट ये थी, स्टेटमेंट है सॉरी, ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। मैंने यहाँ पे ये नंबरिंग 1 डाल दी और साथ में 16 कर दिया, तो उसके लिए थोड़ी सी मिस्टेक होगी। व्हेन वाइस प्रेसिडेंट, जब भारत का वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का काम करता है ना, तो उसके जो वाइस प्रेसिडेंट वाले काम या एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वाले काम जो है वो सीज हो जाते हैं, रुक जाते हैं, क्योंकि वो फिर कौन करेगा, वो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोम्युलेगेट ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम व्हेन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर इन सेशन। कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो किसी भी टाइम उन ऑर्डिनेंसेस को प्रोम्युलेगेट कर सकता है जब दोनों हाउसेज आपके सेशन में हो पार्लियामेंट के। तो ये बात भी मुझे सही लगी। तो यहाँ पे हम जाएंगे भाई बोथ 1 और 2 के साथ में और ये हमारा सही होगा। 17 क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपको बताना है इनमें से कौन सा प्रधानमंत्री है कुड नॉट वोट फॉर हिमसेल्फ ड्यूरिंग द। कि इनमें से कौन सा प्रधानमंत्री है
सॉरी मैं पढ़ देता हूँ, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर कुड नॉट वोट फॉर हिमसेल्फ ड्यूरिंग द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। इनमें से कौन सा भारत का प्रधानमंत्री है जिसने वोट नहीं किया जब उसका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस चल रहा था लोकसभा के अंदर? तो इनमें से कौन सा बंदा है वो है मनमोहन सिंह। उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं किया था जब उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन में कहा गया है विच अमंग द फॉलोइंग फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इंडिकेटिव ऑफ फैक्ट दैट द रियल एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्रधानमंत्री। कि इनमें से कौन सा फीचर है जो ये शो करता है कि जो असली पावर है एग्जीक्यूशन की, कानून लागू करने की, वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के अंदर है। तो ये किस चीज से शो होता है हमें? ये शो होता है भाई रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेचर। देखो भारत के प्रधानमंत्री को तो हम डायरेक्टली चुनते हैं, ठीक है, और मंत्रियों को भी चुनते हैं, और वही मंत्री क्या करते हैं, भारत के राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो उनके पास क्या है, रियल पावर है, वो रियल एग्जीक्यूटिव है आपके। और यही चीज रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेचर ही इस चीज को शो करती है कि वो आपके क्या है, वो आपके रियल हेड हैं, ठीक है। 19th क्वेश्चन पे आते हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, और सीडीएस 2010 का क्वेश्चन है भाई, नोट कर लो। A registered voter of India can contest an election to लोकसभा from any constituency। क्या कोई भी भारत का व्यक्ति जिसने वोट बनवा रखा है वो लोकसभा के लिए इलेक्शन लड़ सकता है भारत के किसी भी हिस्से से? तो आपकी ये जो बात है ये बिल्कुल सही है, पर एज उसकी होनी चाहिए 25, वो आपको पता ही है। एज पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इफ ए पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस सेंटेंस टू एनी इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 years और मोर, दिस विल बी डिस्क्वालिफिकेशन। अगर कोई भी भारत का व्यक्ति 1951 के एक्ट के अकॉर्डिंग 2 साल या इससे ज्यादा जेल में रह चुका है तो वो भारत के अंदर इलेक्शंस के लिए डिस्क्वालीफाई है। क्या ये बात सही है? तो ये बात गलत है भाई। देखो 2 साल नहीं, 2 साल से ज्यादा कि अगर बात करें नियर अबाउट वो था 7 साल, अगर 7 साल या इससे ज्यादा की उसे सजा हुई है तो वो डिस्क्वालीफाई है, अदरवाइज नहीं है। तो हमारी स्टेटमेंट 1 जो है वही सही होगी, बाकी वाली नहीं होगी। 20वां है क्वेश्चन आपका। 20th क्वेश्चन में कहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन, कौन सा बेसिक डिफरेंस है पार्लियामेंट्री और आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम में? अगर पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम की अगर बात करें, इनमें जो सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस है वो मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट या हेड ऑफ स्टेट। कि भारत के जो राष्ट्रपति के इलेक्शन है पार्लियामेंट्री में अलग तरीके से होते हैं, यूएसए में प्रेसिडेंशियल है वहां पे अलग तरीके से होते हैं। तो जुडिशियल पावर वहां पे भी है, यहाँ पे भी है। लेजिस्लेटिव सुपरमेसी, कानून बनाने की पावर लेजिस्लेटिव के पास वहां पे भी है, यहाँ पे भी है। या फिर फेडरल पार्लियामेंट्री में भी हो सकती है, प्रेसिडेंशियल में भी। पर ये जो चीजें है ना, इलेक्शंस का मेथड पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल में, वो आपका डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है। 21वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग आपकी सही है? तो अगर बात करें प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग, द प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट that any matter on which decision has been taken by minister should be placed before the council of minister। कोई भी डिसीजन जो मिनिस्टर्स ने लिया है वो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास जा सकता है, ऐसा राष्ट्रपति कर सकता है। बिल्कुल आपका देखते हैं क्या ये सही होगा या नहीं होगा। तो ये जो है आपका कर सकता है राष्ट्रपति, ठीक है। मान लो मैं रेलवे मिनिस्टर हूँ तो मेरा डिसीजन पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास भेजा जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन कॉल ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रपोजल फॉर लेजिस्लेचर। क्या जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन है लेजिस्लेशन से रिलेटेड, क्या वो सारी की सारी राष्ट्रपति बुला सकते हैं कि आपने क्या किया है, क्या डिस्कशन है, क्या प्रपोजल्स आपने रखे हैं? डेफिनेटली ये भी राष्ट्रपति कर सकता है। द प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू एड्रेस। क्या भारत के राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो एड्रेस कर सकता है या मैसेज भेज सकता है किसी भी हाउस को स्पेशल सेशन के लिए या वैसे भी मीटिंग के लिए? तो ये पावर भी है भारत के राष्ट्रपति के पास। जितने भी डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेती है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, वो सारे कम्युनिकेट किए जाते हैं भारत के राष्ट्रपति के साथ। ये भी आपकी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट होगा। अब आते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। द ऑथराइजेशन फॉर द विड्रॉल ऑफ फंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम। जो अथॉरिटी है कि हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, वो किससे हमें मिलती है? तो वो हमें किससे मिलती है भाई? वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से मिलती है, ना कि भारत के राष्ट्रपति से। अगर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अप्रूव करता है कोई भी विड्रॉल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तभी जाके आपके वो निकल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। 23rd क्वेश्चन है द प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ द अपॉइंटमेंट। जो भारत का प्रधानमंत्री है अपॉइंटमेंट के टाइम, नीड नॉट नेसेसरली बी ए मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मस्ट बिकम ए मेंबर ऑफ वन हाउस ऑफ 6। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर मान लो मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाता हूं तो जरूरी नहीं है मैं लोकसभा का मेंबर होऊंगा तभी बनूंगा या राज्यसभा का मेंबर होऊंगा तभी बनूंगा। मैं अगर किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना तो भी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता हूं, पर मैक्सिमम 6 महीने तक, 6 महीने के बाद मुझे मेंबर बनना होगा एक ना एक हाउस का। तो यानी ये जो बात है ये मुझे बिल्कुल जमी है और सही है।
नीड नॉट नेसेसरली बी ए मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम ए मेंबर ऑफ द लोकसभा विद इन 6 months। तो ये बात भी मुझे सही लगी, पर यहाँ पे बेसिक डिफरेंस क्या है, बट मस्ट बी ए मेंबर ऑफ, लोकसभा आ गया ना इसमें, तो लोकसभा जरूरी नहीं है भाई, ये गलत होगी, ठीक है। मस्ट बी आइदर ए नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर ऑफ वन ऑफ, हाँ चाहे नॉमिनेटेड हो चाहे इलेक्टेड हो, अगर आप नॉमिनेटेड हो तो भी बन सकते हो और आप इलेक्टेड हो तो भी आप बन सकते हो, क्या मेंबर बन सकते हो भाई, ठीक है। पर अगर मैं बात करूँ मस्ट बी आइदर ए नॉमिनेटेड और इलेक्टेड, नहीं यार नॉमिनेट होके भारत का प्रधानमंत्री शायद नहीं बन सकते, ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा। मस्ट बी एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ ओनली, नहीं भाई ओनली आगे गलत हो गया, देखो इलेक्टेड तो हो पर ओनली लोकसभा से नहीं राज्यसभा वाले भी बन सकते हैं, तो हम इसके साथ जाएंगे, तो किसके साथ जाएंगे, इसके साथ जाएंगे, आपका ओनली वन जो है वो आपका करेक्ट होगा। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ, जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसमें कौन कौन शामिल है, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, बिल्कुल सही, कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये बिल्कुल सही नहीं जमी, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनमें कौन कौन शामिल होता है आपको बताना है ये, तो उसमें एक तो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी होते हैं और डेप्यूटी मिनिस्टर्स भी, तीनों के तीनों होते हैं किसके अंदर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर, तो ये आपका सही होगा कौन सा, डी ऑप्शन। अब आते हैं 25th, द पोर्टफोलियो आर अलोकेटेड टू द मिनिस्टर्स बाय, जो पोर्टफोलियो है जैसे डिफेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस है, ठीक है, रेलवे मिनिस्टर है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट है, वो एलोकेट कौन करता है मिनिस्टर्स को, तो ये काम कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है। प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति को कहता है इसको डिफेंस मिनिस्टर बनाओ, इसको एक्सटर्नल अफेयर बनाओ, इसको आपका होम मिनिस्टर बनाओ, वो सारे के सारे प्रधानमंत्री के द्वारा एलोकेट किए जाते हैं। और आई थिंक आपको चीज़ें समझ आई होंगी। तो आज करेंगे 25 क्वेश्चन ही, और इन 25 क्वेश्चंस के साथ में हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं डिस्कस करी हैं, बेसिक से हमने बात जानने की कोशिश करी है। और अगर ऐसी ही क्लासेज आपको और चाहिए तो आप इस चैनल यानी एग्ज़ाम टॉक्स को फॉलो कर सकते हैं। और थोड़ा सा टाइम कम होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पर डेफिनेटली आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम उस टाइम को भी मैनेज करेंगे और आपके लिए दिन रात मेहनत करेंगे और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ऐसा ही अच्छा कंटेंट लेके आने की कोशिश करेंगे जो आपको सिलेक्शंस तक पहुंचा सके, आपको फाइनल सिलेक्शन तक लेके जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।